इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। आज हम उन्हीं कहानियों में से कुछ को जानेंगे। उन अनगिनत विद्रोहों की दास्तां जिन्होंने असल में 1857 से बहुत बहुत पहले ही भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रख दी थी। तो एक सवाल, क्या भारत की आज़ादी की लड़ाई सच में 1857 में शुरू हुई? मतलब स्कूल की किताबों में तो हम सब ने यही पढ़ा है, पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? चलिए आज पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। असल में सच्चाई तो ये है कि प्रतिरोध की ये आग 1857 से दशकों मतलब डेकेड्स पहले से सुलग रही थी। ये कोई एक अचानक भड़की चिंगारी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ज्वाला थी जो पूरे देश में आप कह सकते हैं धीरे धीरे फैल रही थी। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं, जहां विद्रोह की पहली पहली चिंगारियां भड़कीं। ये वो दौर था जब स्थानीय शासक, बड़े बड़े जमींदार और यहाँ तक कि सन्यासी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए थे। आप देखिए, ये प्रतिरोध की लहरें पूरे भारत में फैली हुई थीं। एक तरफ पूर्वी भारत में हिंदू और मुस्लिम सन्यासियों ने मिलकर मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में पौलीगढ़ शासक नरसिम्हा रेड्डी ने बगावत कर दी। ओडिशा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह हुआ और पंजाब में कूका आंदोलन ने अपनी आवाज बुलंद की। मतलब ये साफ दिखाता है कि संघर्ष किसी एक कोने तक सीमित नहीं था। और ये जो सन्यासी विद्रोह था ना, ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, नहीं, इसका सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ही गहरा था। पता है, इसी विद्रोह से इंस्पायर होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना मशहूर नॉवल आनंद मठ लिखा था। और हाँ, इसी नॉवल से हमें मिला हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। कमाल है ना? अच्छा, शासकों और जमींदारों की बात तो हो गई, पर इनके अलावा एक और वर्ग था जो चुपचाप सबसे ज्यादा बोझ उठा रहा था। जी हाँ, भारत का किसान। और जब आर्थिक शोषण की सारी हदें पार हो गईं, तो फिर खेतों से भी विद्रोह की आवाजें उठनी ही थीं। और ये बात जरा सोचिए, 1857 का महासंग्राम अभी शांति हुआ था कि सिर्फ 2 साल बाद 1859 में बंगाल के किसानों ने नील विद्रोह छेड़ दिया। ये अपने आप में एक पुख्ता सबूत है कि प्रतिरोध की वो आग असल में कभी ठंडी पड़ी ही नहीं थी। इन सभी किसान आंदोलनों की जड़ें ना सीधे सीधे आर्थिक शोषण में थीं। जैसे बंगाल में किसानों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया गया, जिसे ब्लू म्यूटिनी भी कहते हैं। फिर पाबना में किसानों ने बहुत ज्यादा लगान का विरोध किया। अवध में एका आंदोलन छिड़ा क्योंकि लगान अब अनाज की जगह कैश में मांगा जा रहा था। और तेभागा आंदोलन में तो सीधी मांग थे कि फसल में जमींदार का हिस्सा घटाकर 1/3 किया जाए। ये सब की सब जमीन से जुड़ी अपने हक की लड़ाइयां थीं। वैसे नील किसानों के इस दर्द को पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया एक नाटक ने। नाम था नील दर्पण, लिखा था दीनबंधु मित्र ने। इसका मंचन इतना पावरफुल था कि इसमें बंगाल के पढ़े लिखे समाज को भी झकझोर कर रख दिया और वो किसानों के पक्ष में खड़े हो गए। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक कलम भी कभी-कभी तलवार जितनी ही ताकतवर हो सकती है। अब देखिए दक्कन के दंगों की कहानी। ये 3 स्टेप्स में समझी जा सकती है। सबसे पहले अकाल ने सारी फसलें तबाह कर दी। इसके बाद मजबूरी में कर्ज लेने वाले किसानों पर साहूकारों ने बहुत ही ज्यादा ब्याज लगा दिया। और आखिर में जब सब्र का बांध टूट गया तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधा साहूकारों को निशाना बनाया और उनके कर्ज के सारे दस्तावेज जला दिए। क्यों? क्योंकि वही उनके शोषण का सबसे बड़ा सिंबल थे। चलिए अब हम शहरों और खेतों से निकलकर भारत के जंगलों और पहाड़ों में चलते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये आदिवासी समुदायों का संघर्ष था, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी पूरी जीवन शैली को बचाने की एक जबरदस्त जंग। संथाल, खोंड, कोल, भील, लिस्ट बहुत लंबी है। ये उन अनगिनत आदिवासी समुदायों के नाम हैं जिन्होंने बाहरी दखलंदाजी के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। भागलपुर में सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह को लीड किया, तो छोटा नागपुर में बुद्धो भगत ने कोल समुदाय को एकजुट किया। और ये प्रतिरोध भी देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन इन सभी आदिवासी संघर्षों के बीच एक ऐसा था जिसका नाम ही उसके स्केल और उसकी शिद्दत को बयां करता है, उलगुलान, जिसका मतलब है महान कोलाहल या द ग्रेट ट्यूमॉल्ट। अब इस उलगुलान की जड़ को समझने के लिए हमें खुंट कट्टी सिस्टम को समझना होगा। ये क्या था?
सोचिए जरा, एक ऐसी व्यवस्था जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव की होती है। सब मिलके खेती करते हैं। मुंडा जनजाति सदियों से इसी सिस्टम पर जी रही थी। तो जब बाहरी लोगों ने आकर उनके इस सामूहिक अधिकार को छीनना शुरू किया तो जाहिर है विद्रोह की आग तो भड़कनी ही थी। और इस महान कोलाहल को लीड कर रहे थे एक बेहद करिश्माई नेता, बिरसा मुंडा। उनके लोग उन्हें प्यार और सम्मान से धरती आबा कहते थे, मतलब धरती का पिता। उनका सपना क्या था? अपनी जमीन और संस्कृति को बचाना और एक आज़ाद मुंडा राज स्थापित करना। भले ही उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन उनका संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हमने अब तक नागरिक, किसान और आदिवासी विद्रोहों की अलग अलग कहानियां देखीं। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और भारत के प्रतिरोध की पूरी तस्वीर को समझने का। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सब अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही अटूट चेन की कड़ियां थीं। ये उस भारतीय भावना की कहानी है जिसने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अगर आप गौर से देखें तो इन सभी विद्रोहों में कुछ बातें कॉमन थी। हर कोई शोषणकारी लगान और भूमि नीतियों के खिलाफ था। सब अपनी स्थानीय आज़ादी और परंपराओं को बचाना चाहते थे। और हर संघर्ष ने अपने ही बीच से अपने नायकों को जन्म दिया, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हो हो या फिर बख्शी जगबंध हो। तो आखिर में एक सवाल उठता है, इन भूली बिसरी कहानियों को याद करना आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, जब हम इन संघर्षों को अपने इतिहास का एक अटूट हिस्सा मानते हैं तो हमें ये समझ आता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं या कुछ सालों की कहानी नहीं है, बल्कि ये सदियों तक चले एक सामूहिक संघर्ष का नतीजा है। और यही समझ हमारी राष्ट्रीय पहचान को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है।